जय हिंद साथियों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में। जी हाँ साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह G20 शिखर सम्मेलन है क्या। तो आइए बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। G20 शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह G20 है क्या, जिसको लेकर सारा देश उत्साहित है। G20 के पोस्टर बैनर पर वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन लिखकर राष्ट्रीय राजधानी के चौक चौराहों और मेन रोडों को जैसे पाठ दिया गया है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह G20 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का समूह है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसके संस्थापक ग्रुप ऑफ 7 है। G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है, जो दुनिया की 20 प्रमुख ताकतों का समूह है। इसकी स्थापना दुनिया को प्रभावित करने वाले आर्थिक मुद्दों पर प्रभावी राय तय करने के उद्देश्य से हुई है। G20 ग्रुप में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अर्जेंटीना, अमेरिका, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस ग्रुप से जुड़े सभी देशों के प्रतिनिधि अतिथि के तौर पर इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह देश के सौभाग्य की बात है कि भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह विषय प्राचीन संस्कृत पाठ महाउपनिषद से प्रेरणा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो आपके लिए बता दूं कि इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ चुके हैं। भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में ग्रुप में शामिल भारत के अलावा चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, मेक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदस्य देशों के
प्रतिनिधि ही शामिल हो सकते हैं, बल्कि ऐसे देशों को भी आमंत्रित किया जाता है जो इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने ऐसे 9 देशों को G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल है। यूं तो G20 के गठन को 24 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता हो, यानी यह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। एक और रोचक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि G20 ग्रुप का कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसका आयोजन बिना किसी स्थायी कर्मचारियों के किया जाता है। सभी 20 सदस्य देशों के बीच हर साल रोटेशन की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। 1 साल के लिए अध्यक्ष बनने के बाद उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो G20 की बैठक का संचालन करे। इस समय G20 के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वही इसका संचालन कर रहे हैं। 16 नवंबर 2022 को PM मोदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो 1 साल तक रहेंगे। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि G20 के आखिर क्या फायदे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दरअसल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को बुलाया गया। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर हल निकालना था। साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। G20 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की कुल 80% GDP है, 60% आबादी है और 75% ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर G20 के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में हो रहे 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और चेयरमैन क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नागोजी ओकोंजी इविला, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कोरियाई राष्ट्रपति यून
सोप योल, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेयेन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के प्रधानमंत्री ली qiang, तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोआन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सईद हुसैन खलील अल सिसी, ओमान के उप प्रधानमंत्री सैयद असद बिन तारिक अल सैद और स्पेन की प्रथम उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इनके अलावा कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों का भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। देखिए इस अवसर पर अपने संबोधन में क्या बोले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए क्या बोले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The president लूला डी सिल्वा को and हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं De Silva, और मैं उनको and now I प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। मैं राष्ट्रपति लूला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Bem, primeiro, gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, Suas Altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, Tenderness. This week, 3 days ago, in Brazil, a cyclone in the state of Rio Grande do Sul. We had never had a cyclone there, but the cyclone killed 46 people. And we have almost 50 people missing. And this draws our attention because phenomena such as these have been taking place in all different locations on our planet. Well, first I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for the efficient leading of the Indian presidency of the G20 and for the excellent work done in preparing this summit, and also with all the care that he and they gave us in these days that we spent with you. I thank India for its efforts to give voice, for giving voice to the topics of interest to emerging economies. So I would also like to give my salute to our friend, the representative of the African Union, who is a member of G20. Consolidou como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou
a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir. And this was not sufficient to correct the structural defects of neoliberalism. The global financial architecture has changed little, and the foundations of a new economic governance have not been laid. New emergencies emerged. Challenges have accumulated and worsened. We are living in a world where wealth is more concentrated, in which millions of human beings still go hungry, where sustainable development is always threatened, in which governance institutions still reflect the reality of the middle of the last century. We will only be able to face all these problems if we address the issue of inequality of income, access to health care, education, food, gender, and race, and also of representation is at the origin of all these anomalies. If we want to make a difference, we have to place reducing inequalities at the core of the international agenda. Therefore, the Brazilian presidency of the G20 has three priorities. The first one is social inclusion and fight against hunger, energy transition, and sustainable development in its three aspects: the vector social, the economic, and environmental vector. And thirdly, the reform of global governance institutions. All these priorities are part of the Brazilian presidency motto, which says, building a fair world and a sustainable planet. Two task forces will be created: the Global Alliance Against Hunger and Poverty and the Global Mobilization Against Climate Change. We need to redouble our efforts to achieve the goal of ending world hunger by 2030. Otherwise, we will be facing the biggest multilateral failure in recent years. Acting to fight climate change requires political will and determination from the rulers, as well as resources and technology transfer. We want greater participation of the emerging countries in the decision-making process of the World Bank and the International Monetary Fund. The unbearable foreign debt of the poorest countries needs to be addressed. The WTO must be revitalized, and its dispute settlement system must start working again. To regain its political strength, the UN Security Council needs to count on the presence of new developing countries among its permanent and non-permanent members. The international community looks at us with hope because we bring together economies from emerging countries and developed countries in the G20. We represent 80% of the global GDP, 75% of exports, and around 60% of the world's population. To ensure that the G20 acts in an inclusive and coherent manner, Brazil intends to organize work around three general guidelines. First, we will make the political and financial paths work in coordination and in a more integrated way. There's no point in agreeing on the best public policy if we do not allocate the necessary resources for its implementation. Second, we have to listen to civil society. There are no governments without civil society. The Brazilian presidency will ensure that engagement groups have the opportunity to report their conclusions and recommendations to government representatives. Thirdly, we cannot
let geopolitical issues hijack the discussion agenda of the various G20 levels. We are not interested in a divided G20. Only through joint action may we face the challenges of our days. We need peace and cooperation instead of conflict. The path that will take us from New Delhi to Rio de Janeiro will require a lot of dedication and commitment from everyone. The technical groups and the preparatory ministerial meetings will be hosted in several cities in all our 5 regions of our country. For that reason, we will welcome the members of the G20 with open arms. And we need effectively the support of all the people here, including the track record of this successful summit meeting that was hosted by our dear country that is India. I will be very much honored to welcome you all to the Rio de Janeiro summit in November of 2024. And before I hand the hammer here, I would like to thank very much to Prime Minister Modi and to thank to the Indian people for the competence that they had for organizing this event. And I would like to say, Prime Minister Modi, that I personally am very much touched emotionally when I want to pay a homage to our dear Gandhi, that we pay the homage today. Everybody knows that in my political life, Mahatma Gandhi has great meaning because the struggle with nonviolence was a role model that I followed for many decades when I was in the labor movement. And that's why I'm very much touched and emotional and I'd like to thank you for the opportunity to pay this homage that we did today. And I'd like to say to all of you that Brazil will take the chair of the G20 and we will make a tremendous endeavor to manage to at least try to do something as the same that our brothers and sisters from India did. Thank you very much. Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।